हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले पिछले वीडियो लेक्चर की बात करें तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सबसे पहले समुच्चयों पर संक्रियाओं की बात की थी और तीन तरह की ऑपरेशन हमने देखी थी, यूनियन ऑपरेशन, इंटरसेक्शन ऑपरेशन और डिफरेंस ऑपरेशन। इन तीनों ऑपरेशन को हमने वेन डायग्राम की हेल्प से भी समझा था। इसके बाद हमने कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट देखे थे और ये तीनों स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं और वेन डायग्राम की हेल्प से हम इन तीनों रिजल्ट को आसानी से याद रख सकते हैं। इसके बाद हमने यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन को देखा, इसको वेन डायग्राम की हेल्प से भी समझा था। और इसके बाद हमने बात की थी पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट्री सेट की। कॉम्प्लीमेंट्री सेट के ये 5 स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं और वेन डायग्राम की हेल्प से ये पांचों रिजल्ट हम बेहद आसानी से याद रख सकते हैं। इसके बाद हमने डी मॉर्गन लॉ देखा था और ये उसका वेन डायग्राम, और इसके बाद हमने उप समुच्चय की बात की थी। उप समुच्चय क्या होता है और इस वेन डायग्राम की हेल्प से उप समुच्चय से रिलेटेड ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। और इसके बाद हमने नंबर ऑफ सबसेट्स, उप समुच्चयों की संख्या की बात की थी। उप समुच्चयों की संख्या हम कैसे फाइंड आउट करते हैं तो इस पर हम डिस्कस कर चुके थे और ये कुछ सिंपल सी बातें जो आपको बताई थी। अब देखो, इसके बाद हम यहाँ बात करेंगे पावर सेट, घात समुच्चय। तो घात समुच्चय की परिभाषा को सबसे पहले हम समझते हैं। लिखिए आप पावर सेट, घात समुच्चय। देखो, कोई भी समुच्चय होता है तो उसके हम क्या निकालते हैं, उस समुच्चय के हम उप समुच्चय निकालते हैं। सपोज कीजिए कोई समुच्चय ए है और उस समुच्चय ए में कितने अवयव हैं, n अवयव हैं। उस समुच्चय में n एलिमेंट्स हैं। अब यहां पर इस समुच्चय ए के जो उप समुच्चय होंगे वो कितने होंगे, उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर n। ये 2 की पावर n जो उप समुच्चय हैं, इन सभी उप समुच्चयों का हम एक समुच्चय बना लेंगे। तो जितने भी उप समुच्चय हमें मिलेंगे उसका हम एक समुच्चय बना लेंगे और यही होता है पावर सेट। किसी समुच्चय का घात समुच्चय उस समुच्चय के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय होता है। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट सेट टू बी पावर सेट। तो बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है, लिखिए आप। किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय उस समुच्चय का क्या कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। और देखो, इसे हम किस तरह से डिनोट करते हैं, किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, लिखें आप। समुच्चय ए के घात समुच्चय को पावर सेट ऑफ ए से व्यक्त किया जाता है। तो किससे डिनोट करेंगे हम, इस सिंबल से। इसका मतलब क्या है, पावर सेट ऑफ ए, समुच्चय ए का घात समुच्चय। इसका एक एग्जांपल भी हम देखेंगे। देखो, देखो यदि ए बराबर, ए कोई समुच्चय है और इस समुच्चय में दो अवयव हैं, x एंड y, या फिर ए भी ले लेते हैं। यदि a इस प्रकार का समुच्चय है तो इसका पावर सेट क्या होगा, घात समुच्चय क्या होगा। तो देखो, बहुत आसान सी प्रक्रिया है।
पावर सेट ऑफ ए। देखो पावर सेट की डेफिनेशन क्या है, दिए गए समुच्चय के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय। तो इसके सभी उप समुच्चय हम निकाल लेते हैं, और उप समुच्चयों की संख्या किससे निकलती है, देखो 2 की पावर n से। यहाँ n का मान कितना है ना, n का मतलब होता है अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 से हमें कितने रिजल्ट मिलेंगे, 4। तो यहाँ पर हमें 4 उप समुच्चय मिलेंगे, और वो 4 उप समुच्चय किससे मिलेंगे, देखो 2c0, 2c1 और 2c2, ये मैं आपको बता चुका था। और इन तीनों को जब आप प्लस करोगे तो 2 की पावर 2 हमें मिल जाएगा। तो यहां पर देखो सबसे पहले 2c0, अगर हम इनमें से कोई भी अवयव न लें तो हमें क्या मिलेगा, 5। अब एक एक अवयव लेकर कितने उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं, 2 उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं, है ना। 2c1 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। और उसके बाद 2 में से 2 अवयव अगर हम ले लेते हैं तो एक ही केस बनेगा, और वो है a, b। और a, b का मतलब क्या है, समुच्चय a, ये लीजिए। और यहां पर आप चाहें तो इस a की जगह आप ABC भी लिख सकते हो, इस तरह से ABC। ओ सॉरी, यहां तो a और b है, और ये किसके बराबर है, a। तो इस तरह से यहां पर देखो पावर सेट ऑफ ए इस तरह से फाइंड किया जाता है। इस समुच्चय के सभी उप समुच्चय आप निकाल लीजिए और उनका समुच्चय आप बना लीजिए। ठीक है, तो वैसे तो ये ए लिखने की आवश्यकता नहीं है, कॉमन सी बात है। अब यहां पर आप देखिए, समुच्चय ए में अगर 2 अवयव हैं तो उसके घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे। देखो घात समुच्चय का प्रत्येक अवयव एक समुच्चय की फॉर्म का होता है। ये घात समुच्चय है, इसमें देखो 1 2 3 एंड 4 कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं, और चारों के चारों एलिमेंट खुद एक समुच्चय है। और वो किस प्रकार के समुच्चय हैं, इस दिए गए समुच्चय के उप समुच्चय हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो घात समुच्चय का प्रत्येक अवयव एक समुच्चय के रूप में होता है। अब यहां इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2। तो इसके जो उप समुच्चयों की संख्या होगी, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों की जो संख्या होगी वही घात समुच्चय के अवयवों की संख्या होगी। ए में 2 अवयव हैं तो घात समुच्चय में 2 की पावर n यानी 2 की पावर 2 कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 4। जितने ए के उप समुच्चय होंगे, समुच्चय ए के जितने उप समुच्चय होंगे उतने ही अवयव घात समुच्चय में होते हैं, है ना। ये कॉमन सी बात है। चलिए, तो यही बात यहां पर हम लिखेंगे, लिखो आप नोट डाल के। घात समुच्चय में आते क्या हैं, उप समुच्चय आ जाते हैं। देखो यदि ऑर्डर ऑफ ए बराबर n, देखो इसका मतलब समझो पहले, इसका मतलब क्या है, अगर ऑर्डर ऑफ ए n के बराबर है तो इसका मतलब होता है समुच्चय ए में अवयवों की संख्या n है। अब समुच्चय ए में अगर n अवयव हैं तो इसके कितने उप समुच्चय होंगे, 2 की पावर n, और वो उप समुच्चय किसके अवयव हो जाएंगे, घात समुच्चय के। तो घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ पावर सेट ऑफ ए 2 की पावर n। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसी समुच्चय में n अवयव हैं तो उसके घात समुच्चय में अवयवों की संख्या 2 की पावर n होती है। और क्यों होती है, क्योंकि 2 की पावर n उप समुच्चय होते हैं। ठीक है, जब किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या n होती है तो उसके कितने उप समुच्चय होते हैं, 2 की पावर n। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट था। और इस घात समुच्चय के बाद देखो इसके कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, नोट डाल के लिखें। ये तो पहली बात, चलो मैं यही लिखा देता हूं, 2-3 पॉइंट्स हम यहां पर लिखेंगे। चलिए थोड़ा सा हम स्पेस मेंटेन कर लेते हैं।
देखो दूसरा पॉइंट हम यहां पर देखते हैं, ये भी आपको राइट ध्यान रखना है। पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। बहुत आसान है, हालांकि इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर इसे डायरेक्ट ध्यान रखें, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ए इंटरसेक्शन बी का जो पावर सेट है वो ए और बी के पावर सेट का इंटरसेक्शन होता है। और तीसरी बात देखें आप, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। देखो एक एग्जाम्पल लेके भी आप इसको आसानी से समझ सकते हो, और ये बहुत ही आसान प्रोसेस है। ये दो स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि दो समुच्चय जब आप लोगे तो उनमें देखो जो भी कॉमन होंगे, एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं बता देता हूं। यहां पर देखो, जैसे समुच्चय ए में कितने अवयव हैं, 1 2 3 4, और समुच्चय बी में कितने अवयव हैं, 3 4 5 6। तो यहां पर अगर हम इन दोनों के इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, देखो 3 और 4। तो इस इंटरसेक्शन का आप घात समुच्चय बनाइए, इसका पावर सेट बनाइए। तो पावर सेट किससे जनरेट होगा, 3 और 4 से बनने वाले उप समुच्चयों से। तो यहां पर देखो इसमें क्या आ जाएंगे, 3 और 4 से बनने वाले उप समुच्चय। और यहां पर देखिए एक ए और बी का अगर हम अलग अलग घात समुच्चय निकालें, अलग अलग पावर सेट निकालें, तो देखो आप इसमें भी 3 4 इंक्लूड है, इसमें भी 3 और 4 इंक्लूड है। तो जब 3 और 4 से उप समुच्चय बनेंगे तो वो इसके उप समुच्चयों में भी आएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर देखो, अगर हम इन दोनों का कॉमन लेते हैं, यहाँ पर अगर पी ए और पी बी का अगर कॉमन लेते हैं तो पावर सेट ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो देखो एक एग्जाम्पल की सहायता से हम समझ सकते हैं, लेकिन प्रूफ नहीं कर सकते। किसी भी स्टेटमेंट को एक एग्जाम्पल की सहायता से प्रूफ नहीं किया जा सकता, उसके लिए हमें जनरल कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। एक एलिमेंट हमें इसमें लेके चलना पड़ेगा, फिर वही एलिमेंट हम इसमें दिखाएंगे, है ना। क्योंकि दो समुच्चयों को बराबर कैसे बताया जाता है, देखो वो प्रोसेस भी मैं आपको बता देता हूं। दो समुच्चयों को बराबर कैसे बताएं, देखो एक समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय बी है, हमें बताना है कि ये दोनों बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट ए में लेके चलेंगे और आगे बढ़ेंगे, और लास्ट में वही एलिमेंट किस में बता देंगे, बी में। तो हम इस बेस पे क्या कहें, देखो एक एलिमेंट हम ए में लेके चले थे और उस एलिमेंट को हमने बी में बता दिया। इसका मतलब क्या है, ए के सारे अवयव बी में चले गए, और ए के सारे अवयव अगर बी में चले गए तो ये क्या हो गया, ए सबसेट बी। और इसी तरह से देखो हम एक एलिमेंट बी में लेके चलेंगे और वही एलिमेंट आगे चल के किस में दिखा देंगे, ए में दिखा देंगे। तो इस बेस पे क्या कहेंगे, बी के सारे एलिमेंट किस में चले गए, ए में चले गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी सबसेट ए। ये दो बातें हमें दिखानी पड़ेगी, ए के सारे अवयव बी में हैं और बी के सारे अवयव ए में हैं। इसका मतलब ए बराबर बी है। अब यहाँ पर एक एलिमेंट इसमें लेके चलो, सपोज कीजिए कैपिटल एक्स। अब यहाँ पर देखो कैपिटल लेटर में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि घात समुच्चय के अवयव समुच्चय रूप के होते हैं। माना कि इस घात समुच्चय में एक उप समुच्चय कौन है, एक्स है। अब देखो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, फिर एक्स को इसमें दिखाएंगे राइट साइड में, है ना। ये मान लीजिए ये ए है, ये बी है, तो एक्स ए में लेके चल रहे हैं, एक्स को बी में बताना है, फिर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से, है ना। तो ये देखो एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है, हालांकि हम इसको प्रूफ भी कर लेंगे। बाकी देखो इसको डायरेक्ट आप ध्यान रखें, ज़्यादा बेस्ट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये स्टैंडर्ड रिजल्ट तो आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे। हालांकि इन सभी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को हम लास्ट वीडियो में देखेंगे। ये जितने भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनका एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा और उसमें हम अच्छे तरीके से इनको समझेंगे। ठीक है, दो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ तो वैसे 3 बातें हो गई, देखो ये तीनों के तीनों रिजल्ट आपको याद रखने हैं। क्लियर, चलिए अब देखो इसके बाद घात समुच्चय के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे समान समुच्चय, इक्वल सेट्स क्या होते हैं। तो चलो डेफिनेशन लिखो, इक्वल सेट्स।
समान समुच्चय। इक्वल सेट्स। देखो समान समुच्चय का मतलब क्या होता है, दो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि ए के सारे अवयव तो बी में हो जाएं और बी के सारे अवयव ए में हो जाएं। ए बी का सबसेट हो जाए और यहां पर बी ए का भी सबसेट हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में ये दोनों बराबर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक समुच्चय ए है 1 2 3 और एक दूसरा समुच्चय क्या है 2 1 3। हम क्या कह सकते हैं, ए के सारे अवयव बी में विद्यमान हैं और ए के सारे अवयव अगर बी में विद्यमान है तो ए सबसेट बी हो गया। अगर यहाँ देखें, देखो बी के सारे अवयव ए में विद्यमान हैं तो फिर बी सबसेट ए हो गया। दैट इज ये आपस में एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये आपस में इक्वल सेट्स हैं, समान समुच्चय हैं। और समान समुच्चय की डेफिनेशन से आप देख सकते हो, ये जब आपस में समान समुच्चय हैं तो फिर यहाँ अवयवों के क्रम का कोई भी महत्व नहीं होता। अवयवों में आपस में क्रम बदला जा सकता है। 2 को पहले लिख सकते हैं, 1 3 को बाद में कर सकते हैं, या 3 को बीच में रख सकते हैं, 1 और 2 को साइड में रख सकते हैं। तो यहाँ समुच्चय के रोस्टर रूप में अवयवों का क्रम बदला जा सकता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपस में समान समुच्चय ही होंगे। और एक बात और बताई थी, रोस्टर फॉर्म में रिपीटेशन नॉट अलाउ। किसी भी अवयव को हम 2 बार नहीं लिख सकते, उसकी रिपीटेशन नहीं होती। चलिए बहुत छोटी छोटी बात है, लिखो आप समान समुच्चय की परिभाषा लिखिए। समुच्चय ए तथा बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि ए के सभी अवयव बी में तथा बी के सभी अवयव ए में विद्यमान होते हैं। और ए और बी अगर समान समुच्चय है, इक्वल सेट्स हैं, तो उन्हें किस तरह से हम रिप्रेजेंट करें, किस तरह से डिनोट करें, लिखो आप। यदि ए तथा बी समान समुच्चय हैं तो इन्हें ए बराबर बी से व्यक्त करते हैं। तो किससे डिनोट करते हैं, ए इक्वल बी। अब देखो यहां पर इसी को अगर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अर्थात ए सबसेट बी। देखो जो बात हमने लिखी है उसी को हम मैथमेटिकली लिख रहे हैं ये शब्दों में, और इन्हीं शब्दों को हम संकेतों का रूप दे रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखा था, ए के सभी अवयव बी में विद्यमान है। तो याद करो उपसमुच्चय की परिभाषा, समुच्चय ए के समस्त अवयव समुच्चय बी में विद्यमान होते हैं तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। तो यहाँ ए के सभी अवयव किस में है, बी में है, तो ए सबसेट हो गया। और देखिए बी के सभी अवयव किस में है, ए में है, तो फिर यहां पर क्या हो गया, बी सबसेट ए हो गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएंगे, ये समान समुच्चय हो जाएंगे। और इनको किस तरह से दर्शाएंगे, देखो ए इक्वल बी से।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, A इक्वल बी। लिखिए आप। और ये देखो दोनों डायरेक्शन से भी हम इसको देख सकते हैं, ये दोनों डायरेक्शन से ऐसे होता है। चलो कोई बात नहीं, बहुत पर्याप्त यहाँ पर स्पेस है, ये लीजिए। ये दोनों डायरेक्शन से है ना, ये वाला रिलेशन तो आप जानते हो, ए बी का उपसमुच्चय है, बी ए का उपसमुच्चय है, तो ए बराबर बी, अर्थात वह समान समुच्चय हो जाएंगे। और अगर ए बराबर बी है तो ये एक दूसरे के आपस में सबसेट होते ही हैं, क्योंकि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय भी होता है ना, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था। तो ये है देखो समान समुच्चय की परिभाषा। अब इसके बाद देखो हम बात करेंगे तुल्य समुच्चय। किसकी बात करेंगे, तुल्य समुच्चय की परिभाषा। लिखें आप, तुल्य समुच्चय होते क्या हैं। तुल्य समुच्चय इक्विवेलेंट सेट। देखो इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब है यहां पर जब एलिमेंट्स सेम हो जाएं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर दो समुच्चयों में अवयवों की संख्या एक समान होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तुल्य समुच्चय कहते हैं। तो तुल्य समुच्चय का मतलब अवयवों की संख्या समान, और समान समुच्चय का मतलब क्या होता है, दोनों में अवयवों की संख्या तो समान होना ही है, साथ में एलिमेंट भी सेम टू सेम होना चाहिए। जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में होना चाहिए, और जो एलिमेंट बी में है वही एलिमेंट ए में होना चाहिए, तब जाकर उन्हें हम समान समुच्चय कहेंगे। और यहाँ तो क्या है, इक्विवेलेंट सेट में 1-1 करस्पॉन्डेंसी होती है। अब 1-1 करस्पॉन्डेंसी कब होगी, जब अवयवों की संख्या समान होगी। जैसे यहाँ पर समुच्चय ए में 3 अवयव हैं और समुच्चय बी में 3 अवयव हैं, इस तरह से 0 0 डैश 0 डबल डैश स्टार स्टार डैश स्टार डबल डैश, है ना। ये समुच्चय ए में 3 एलिमेंट है, समुच्चय बी में 3 एलिमेंट है, दोनों में सेम एलिमेंट हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या समान हो गई। तो देखो इसके करस्पॉन्डिंग हमें ये मिल गया, इसके करस्पॉन्डिंग ये, और इसके करस्पॉन्डिंग ये। तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं, है ना, एक की संगतता यहाँ पर पाई जाती है जब तुल्यता होती है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन की यहाँ पर हम बात करते हैं आगे चल के। तो फिलहाल आप यहाँ पर देखो तुल्य समुच्चय का क्या मतलब है ना, ज़्यादा आगे डिटेल में नहीं जाना। तुल्य समुच्चय का मतलब है जिनमें अवयवों की संख्या समान होती है। तो लिखें आप, समुच्चय ए तथा बी तुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि इनमें अवयवों की संख्या समान होती है। और देखो यहां पर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अर्थात ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ बी लिखो। यदि ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ बी, संकेतों में जो बात हमने शब्दों में लिखी है वही बात हम संकेतों में लिख रहे हैं। और देखो संकेतों का विशेष महत्व होता है गणित में, तो यहाँ हम संकेतों में ये लिखेंगे। तो देखो ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ बी, तब ए तथा बी क्या होंगे, तुल्य समुच्चय होते हैं, या तुल्य समुच्चय होंगे। है ना, इफ देन, यदि ऐसा है तो फिर ऐसा होगा। ए और बी में अवयवों की संख्या बराबर है, या फिर ए और बी की जो कोटि है ऑर्डर बराबर है, बात एक ही है।
अब यहां पर आप देखें, अगर समान समुच्चय हैं, अगर समान समुच्चय हैं तो उनमें अवयवों की संख्या तो समान होना ही है। ए के सारे अवयव बी में आ गए और बी के सारे अवयव ए में आ गए। इसका मतलब क्या है, ए और बी में अवयवों की संख्या क्या हो गई, समान हो गई। तो समान समुच्चयों में अवयवों की संख्या बराबर होती है, समान संख्या में अवयव होते हैं, इसलिए वो तुल्य समुच्चय भी होते हैं। तो जो समान समुच्चय हैं वो तुल्य समुच्चय भी होंगे, लेकिन सभी तुल्य समुच्चयों का समान समुच्चय होना आवश्यक नहीं है। तो इस बात को हमें समझना है। तो चलिए यहां पर नोट डाल के लिखें, या पहले इसके एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। लिखें आप एग्जाम्पल्स। देखो यहां 3 प्रकार के समुच्चय में ले रहा हूं। समुच्चय ए में 3 अवयव हैं 1 2 3। समुच्चय बी में 3 अवयव ले लेते हैं ए बी सी, और समुच्चय सी में 3 अवयव ले लेते हैं 3 1 2। ये लीजिए। अब हमें यहां पर देखना है कि अगर हम इनमें से दो दो समुच्चय अगर हम ले लेते हैं, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे ए तथा बी की, ए तथा बी, और ए तथा बी के बाद हम बात करेंगे ए बी और सी की बात कर लेते हैं। इनके बारे में हमें चेक करना है। ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब ले लेते हैं ए तथा सी। ये लीजिए। चलिए अब यहां पर आप चेक कीजिए, अगर हम ए और बी की बात करें तो देखो ये समान समुच्चय तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए के सारे अवयव बी में नहीं है और बी के सारे अवयव ए में नहीं है, तो ये समान समुच्चय नहीं है। लेकिन अवयवों की संख्या समान है, अवयवों की संख्या समान है तो तुल्य समुच्चय है। तो यहां पर देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे, तुल्य समुच्चय हो जाएंगे। ये दोनों क्या हैं, तुल्य समुच्चय है। अब आ जाते हैं हम किस पर, बी और सी पर। तो बी और सी को अगर आप देखो तो इनमें अवयवों की संख्या समान है, और जहां अवयवों की संख्या समान होती है तो वो आपस में तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। अब देखो ये भी समान समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बी के सारे अवयव सी में नहीं है और सी के सारे अवयव बी में नहीं है, तो यह समान समुच्चय नहीं है। तुल्य तो है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर सेम है, अवयवों की संख्या समान है, इसलिए तुल्य समुच्चय है, परंतु समान समुच्चय नहीं है, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे। अब आते हैं देखो ए और सी पर। ए और सी को देखो, ए और सी में अवयवों की संख्या समान है। जहां पर अवयवों की संख्या समान हो जाती है आप तुरंत उनको बोल दीजिए कि वो तुल्य समुच्चय है। अब यहां पर ए के सारे अवयव सी में हैं और सी के सारे अवयव ए में हैं, तो यहां पर ये क्या हो जाएंगे, ये समान समुच्चय भी हो जाएंगे। समान समुच्चय, इक्वल सेट्स। तो यहां पर देखो ए और सी, ये ए और सी इक्वल सेट्स हैं। बाकी आप कोई से भी 2 सेट ले लीजिए, वो आपस में इक्विवेलेंट सेट है, तुल्य समुच्चय है। अब इस बेस पर हम क्या कह सकते हैं, देखो अगर समान समुच्चय हैं तो वो आपस में बराबर होंगे, और आपस में बराबर होंगे तो उनमें अवयवों की संख्या बराबर होगी, और अवयवों की संख्या बराबर होगी तो वो तुल्य समुच्चय भी होंगे। तो जो समान समुच्चय हैं वो तुल्य समुच्चय होते हैं, लेकिन प्रत्येक तुल्य समुच्चयों का समान समुच्चय होना आवश्यक नहीं है। तो यही बात आप यहां पर लिखिए, हर तरह से आपको समझना होगा। लिखें आप, लिखिए
समान समुच्चय तुल्य समुच्चय होते हैं। परंतु तुल्य समुच्चयों का समान समुच्चय होना आवश्यक नहीं है। तो जो समान समुच्चय हैं तुल्य समुच्चय होंगे, परंतु तुल्य समुच्चयों का समान समुच्चय होना आवश्यक नहीं है। तुल्य समुच्चय समान समुच्चय कब बनेंगे? जब उनमें एक समान अवयव होंगे, है ना। तो नेसेसरी नहीं है कि तुल्य समुच्चय समान समुच्चय हो। तो जो इक्वल सेट्स हैं वो इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं, लेकिन सभी इक्विवेलेंट सेट्स का इक्वल सेट होना नेसेसरी नहीं है। तो देखो ये सिंपल सी बात थी, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखो दो समुच्चयों का सममित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर डिसजॉइंट सेट्स की हम बात कर लेते हैं, है ना। असंयुक्त समुच्चय, हेडिंग डालें आप, असंयुक्त समुच्चय। डिसजॉइंट सेट्स देखो डिसजॉइंट सेट्स, दो समुच्चय यहाँ पर डिसजॉइंट कब होंगे? देखो सिंपल सी बात है, आपको एक चीज मैं बता देता हूँ। एक समुच्चय ये है और एक समुच्चय ये है, और एक समुच्चय ये रहा, एक समुच्चय ये रहा। तो ये तो देखो ज्वाइंट हो गए, ज्वाइंट हो गए, हिंदी में कहते हैं संयुक्त। देखो ज्वाइंट हो रहे हैं, और ये डिसजॉइंट है, ये अलग अलग हैं। ये क्या कहेंगे इनको? इनको कहेंगे हम डिसजॉइंट, असंयुक्त। बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो बहुत, मैथमेटिक्स इज ए वेरी सिंपल सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखो ये ज्वाइंट और ये डिसजॉइंट। अब अगर डिसजॉइंट है तो उनमें कोई कॉमन नहीं होगा, अगर ज्वाइंट है तो फिर उनमें कॉमन होगा। तो यहाँ पर देखो डिसजॉइंट की क्या डेफिनेशन हो गई? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई। उनमें किसी प्रकार का कोई भी अवयव उभयनिष्ठ न हो, कॉमन न हो। अगर कॉमन नहीं है तो फिर उसे हम कहेंगे डिसजॉइंट, अदरवाइज ज्वाइंट, संयुक्त समुच्चय, है ना। तो दोनों में क्या डिफरेंस है तो आपको पता होना चाहिए। तो हम असंयुक्त समुच्चय की बात करेंगे। लिखिए आप, लिखिए समुच्चय ए तथा बी असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। यदि, कितनी आसान डेफिनेशन है, यदि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई। इसका एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, और एग्जाम्पल बहुत आसान। लिखें आप, ए बराबर, ए में तो हम ले लेते हैं 2 3 5, और एक समुच्चय ले लेते हैं हम 6 8 9। असंयुक्त समुच्चय हैं।
असंयुक्त समुच्चय हैं। और क्यों है भैया असंयुक्त? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी, अगर दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो कुछ भी कॉमन हमें नहीं मिल रहा है, तो ये हो गया देखो डिसजॉइंट, है ना। बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस, सममित अंतर होता क्या है। तो हेडिंग डालें, दो समुच्चयों का सममित अंतर। दो समुच्चयों का सममित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस। देखो सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या है, इस बात को हमें समझना है। तो पहले तो हम यहां पर सिंबल की बात करेंगे कि इसको हम किस तरह से व्यक्त करें। जैसे दो समुच्चयों का यूनियन हम ऐसे दर्शाते हैं, इंटरसेक्शन हम ऐसे दर्शाते हैं, और दो समुच्चयों का जो डिफरेंस है वो हम ऐसे दर्शाते हैं। यहां पर हम कौन से डिफरेंस की बात कर रहे हैं? सिमेट्रिक डिफरेंस, सममित अंतर। तो देखो इसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है। पहले तो मैं इसको हटा देता हूं यहाँ इस कचरे को। यहां दो समुच्चयों का जो सममित अंतर है उसको हम ए डेल्टा बी से व्यक्त करते हैं। अब देखो इसको कैसे डिफाइन करेंगे वो अभी हम चर्चा करेंगे, फिलहाल आप इसकी डेफिनेशन लिखें। लिखो आप, दो समुच्चयों का, और दो समुच्चय कौन से लिखें आप? दो समुच्चय ए तथा बी का सममित अंतर ए डेल्टा बी से व्यक्त किया जाता है। देखो एक बार इस तरह का क्वेश्चन भी पुटअप किया गया है, दो समुच्चय दे दिए गए हैं और उनका सिमेट्रिक डिफरेंस पूछ लिया गया। अब जब हमें सिमेट्रिक डिफरेंस की ही डेफिनेशन पता नहीं होगी तो हम उसका सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हम जो भी समुच्चय सिद्धांत में पढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं, हर एक छोटे से छोटा कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएं। ठीक है, ये डेल्टा है, ये ध्यान रखना, है ना, डेल्टा ट्राइंगल की फॉर्म में। तथा निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। अब इसे किस तरह से परिभाषित करते हैं, लिखो आप, तथा निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। देखो इसको किस तरह से हम डिफाइन करें, चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। देखो ए डेल्टा बी, ए डेल्टा बी का मतलब होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। देखो इसके वेन डायग्राम की अगर हम बात करें, इसका मैं वेन डायग्राम भी बना देता हूं इस तरफ। ये हो गया समुच्चय ए और एक ले लेते हैं हम समुच्चय बी। तो यहां पर देखिए ये थोड़ा शायद छोटा बन गया है लेफ्ट साइड वाला, चलो इसे हम थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ये लीजिए, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, है ना, दोनों समान हो ये कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि समुच्चय हैं,
समुच्चय कैसे भी हो सकते हैं, एक छोटा समुच्चय हो सकता है, एक बड़ा समुच्चय हो सकता है ना। थोड़ा सा डायग्राम अच्छा लगे इसलिए थोड़ी सिमेट्री का ध्यान रखा जाता है। चलिए, ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है। अब यहाँ पर हम इन दोनों का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है उनका हमें वेन डायग्राम बनाना है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या है, एक को दूसरे से रिमूव कर दें, एक समुच्चय को दूसरे समुच्चय से सब्ट्रैक्ट करते हुए उनका यूनियन ले लीजिए। एक बार ए में से बी को घटा दीजिए और एक बार बी में से ए को घटा दीजिए, जो भी मिलता है उसे आपस में मिला दीजिए, इसी को कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। अब यहां पर देखो, अगर हम a माइनस बी की बात करें तो देखो a माइनस बी वाला पोर्शन ये होता है, आपको मैं बता चुका हूं, ये जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन होता है a माइनस बी, ये लीजिए। अब हम b माइनस ए की बात करें तो ये रहा, ये वाला जो पोर्शन है ये b माइनस ए है, इधर वाला है ना। ये तो आपको पता होना चाहिए, पिछले वीडियो लेक्चर में ही हम देख चुके हैं। ये लीजिए, तो ये जो है ये कहलाता है सिमेट्रिक डिफरेंस। ये वेन डायग्राम किसको दर्शाता है, ये जो भी रेड कलर का जो रीजन है यह ए तथा बी के सममित अंतर को दर्शाता है। चलिए, और ये जो रेक्टेंगल जो होता है, ये जो आयत है, ये आयत किसको दर्शाता है, ये आयत दर्शाता है देखो सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट को, है ना। ये तो आपको पता होना चाहिए, दिस इज यूनिवर्सल सेट। तो ये वेन डायग्राम किसे रिप्रेजेंट करता है, सिमेट्रिक डिफरेंस को। अब देखो यहां पर इसके लिए हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखेंगे, नोट डाल के लिखें आप। ये तो परिभाषा हो गई। अब यहां पर आप देखें, ये वाला रीजन हमें प्राप्त करना है, ये जो भी रेड कलर का है, तो ये कैसे मिलेगा, अगर हम ए यूनियन बी में से ये बीच वाला पोर्शन हटा लें। देखो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, है ना। ए माइनस बी ये रहा और ये बी माइनस ए रहा, ये तो आपको पता होना चाहिए, है ना। यहाँ लिख के तो मैं कचरा ना करूँ तो ही अच्छा है। ये ए माइनस बी है और ये क्या है, बी माइनस ए है, और आप चाहें तो लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। अब यहाँ पर आप देखिए ये किसके इक्वल होगा, ये होगा देखो, अगर हम ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट करें। मेन डेफिनेशन तो ये रही, ठीक है, ये तो मेन डेफिनेशन हो गई किसकी, सममित अंतर की। और ये एक स्पेशल केस मैंने आपको बता दिया, ये भी सिमेट्रिक डिफरेंस को ही दर्शाता है, क्योंकि ये वाला रीजन प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये तीनों पोर्शन किस में आ जाते हैं, ये वाला और ये वाला, ये तीनों पोर्शन आते हैं ए यूनियन बी में। और ए यूनियन बी में से अगर हम बीच वाला पोर्शन अगर हम हटा दें, रिमूव कर दें, तो बचा हुआ पोर्शन मिलेगा जो कि सिमेट्रिक डिफरेंस को दर्शाता है, सममित अंतर को दर्शाता है। अब देखो सममित अंतर भी हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो कैसे निकालते हैं। चलिए वो भी हम देख लेते हैं, लिखें आप नई बात, दो समुच्चयों का या फिर समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट।
देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हम रिलेशन भी देखते हैं, हालांकि रिलेशन का एक नया ही चैप्टर है, इसे हम बाद में ही देखेंगे। तो यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणनफल हम कैसे निकालें, चलो उसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है, लिखिए आप। दो समुच्चयों की हम बात करेंगे। दो समुच्चयों ए तथा बी के कार्तीय गुणनफल को ए क्रॉस बी से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त करेंगे हम? ए क्रॉस बी से। तथा निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो देखो इसको हम किस तरह से डिफाइन करें, कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो दो समुच्चयों को जब भी हम आपस में गुणा करते हैं तो एक बात ध्यान रहे कि हमें क्या मिलते हैं। जब भी दो समुच्चयों को आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं, क्रमित युग्म। और क्रमित युग्म किस प्रकार के होते हैं? देखो ए कोमा बी फॉर्म के। तो इस प्रकार के एलिमेंट मिलते हैं, ये ध्यान रखना। जब भी दो समुच्चयों को हम आपस में गुणा करते हैं, उनका प्रोडक्ट लेते हैं, तो हमें इस तरह के एलिमेंट मिलते हैं। अब यहाँ पर ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, क्रमित युग्म है, इसमें स्मॉल ए क्या है और स्मॉल बी क्या है, उसके बारे में प्रॉपर्टी हम इधर लिखेंगे। देखो वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो पहला एलिमेंट समुच्चय ए का होगा और दूसरा एलिमेंट समुच्चय बी का होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट समुच्चय ए का लेना है और सेकंड एलिमेंट समुच्चय बी का लेना है, और जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो ए क्रॉस बी में आ जाते हैं। अब देखो इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल, यदि ए बराबर 1 2, या फिर ए भी ले लेते हैं। ए बराबर क्या है? ए बी, तथा बी बराबर क्या है? एक्स कोमा वाई। तब ए क्रॉस बी क्या होगा? ऐसी कंडीशन में अगर हम ए क्रॉस बी निकालते हैं तो देखो ए क्रॉस बी, मैंने क्या बताया था? ए क्रॉस बी में क्रमित युग्म होते हैं। इसके जितने भी एलिमेंट आएंगे ए क्रॉस बी के, वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म के होंगे। और ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट ए का और दूसरा एलिमेंट किसका होना चाहिए? बी का होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ए के साथ क्या लिया जाएगा? ए के साथ एक्स आएगा और ए के साथ वाई आएगा, फिर बी के साथ एक्स और बी के साथ वाई। तो इस प्रकार हमें 4 एलिमेंट मिलते हैं। इसका प्रत्येक एलिमेंट बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्रमित युग्म बनाएगा। तो इसका एक एलिमेंट लेंगे और इन दोनों के साथ क्रमित युग्म बनाएगा। फिर इसका एक दूसरा एलिमेंट लेंगे, वो भी इन दोनों के साथ क्रमित युग्म बनाएगा। तो इस प्रकार कितने क्रमित युग्म हमें मिलेंगे? इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो 2 × 2 यानी 4 क्रमित युग्म हमें मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर समुच्चय ए में 10 अवयव हैं, समुच्चय बी में 5 अवयव हैं, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 × 5 यानी 50 हो जाएगी। क्योंकि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव के साथ क्रमित युग्म बनाएगा। तो इसका एक एलिमेंट लेके इधर क्रमित युग्म बनाएगा तो 5 बनेंगे। तो ए का प्रत्येक अवयव बी के साथ 5 क्रमित युग्म बनाएगा। तो ए के 10 अवयव बी के 5 अवयवों के साथ
कितने बनाएंगे? 10 × 5 यानी 50। तो ये बात हम लिखेंगे, नोट डाल के लिखें। यही तो इंपॉर्टेंट बात है। देखो छोटी छोटी बातें हम अलग से लिखेंगे। देखिए देखो पहली बात आप लिखिए, ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी बराबर ए और बी में अवयवों की संख्या क्या होगी? ए के अवयवों की संख्या इंटू बी के अवयवों की संख्या। यहां पर मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं हम, एक ही बात है। ये दो समुच्चयों का कार्टेशियन प्रोडक्ट का साइन नहीं है, ये सिंपली मल्टीप्लिकेशन का साइन है, क्योंकि यहां है ऑर्डर ऑफ ए। ऑर्डर ऑफ ए का मतलब तो आप समझते ही हो, समुच्च ए में अवयवों की संख्या इंटू समुच्च बी में अवयवों की संख्या। और इसी बात को यहां पर अलग से भी लिख सकते हैं, अर्थात यदि ऑर्डर ऑफ ए बराबर m तथा ऑर्डर ऑफ बी बराबर n, तो ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी, ये ए क्रॉस बी दो समुच्चय हैं जिनमें अवयवों की संख्या क्रमशः m तथा n है। तो उन दोनों समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल में कितने अवयव होंगे? m n अवयव होंगे। हालांकि ये बात और ये बात एक ही है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। देखो अगर हम किसी समुच्चय A का रिक्त समुच्चय फाई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो यहाँ तो देखो ये भी समुच्चय है, ये भी समुच्चय है, तो यहाँ समुच्चयों को गुणा किया जा रहा है। तो यहाँ क्या होगा? ए के अवयव रिक्त समुच्चय के अवयवों के साथ क्रमित युग्म बनाएंगे, और ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ए में तो कोई अवयव है, लेकिन रिक्त समुच्चय में तो कोई अवयव नहीं होता है। तो फिर यहाँ पर देखो ये किसके इक्वल होता है? फाई के इक्वल होता है। और चाहे तो आप फाई को ए से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फाई को ए से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखो इस तरह से ए को अगर फाई से ऑपरेट किया जाए तो हमें फाई मिल जाता है, और यहाँ पर ए की जगह आप कोई सा भी समुच्चय ले लीजिए। चलो ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखना है। अब देखो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तीसरे रिजल्ट पे। यहां पर देखिए तीसरा जो रिजल्ट है वो इस तरह से है, ए क्रॉस बी यूनियन सी बराबर। तो देखो ये क्या होगा? ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखना है। और ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। देखो ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बंटनता नियम। यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यूनियन तो अपनी जगह सही है, ये तो फिक्स है, ये यूनियन और इंटरसेक्शन अपनी जगह फिक्स है। ये ए क्रॉस अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको डायरेक्ट ध्यान रखने हैं। तो देखो यहाँ तक हमने समुच्चय की हर एक छोटी से छोटी परिभाषा देखी। इसके बाद देखो हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट देखेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक साथ देखेंगे। लेकिन उससे पहले देखो यहाँ पर हम जो वास्तविक संख्याएं हैं उनके उप समुच्चयों की भी बात करेंगे अंतराल के रूप में। तो चलिए जो लास्ट टॉपिक है वो है वास्तविक संख्याओं के उप समुच्चय। किसके रूप में? अंतराल के रूप में। ये लिखें आप, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, है ना, किसके रूप में? अंतराल के रूप में।
देखो इंटरवल्स की हम बात करेंगे, है ना, अंतराल किसके रूप में, देखो यहाँ इंटरवल की फॉर्म में हम देखेंगे। देखो सबसे पहले आता है, देखो क्लोज्ड इंटरवल। क्या देखेंगे सबसे पहले हम, क्लोज्ड इंटरवल, हिंदी में कहते हैं संवृत अंतराल। तो देखो उपसमुच्चय यहां पर इंटरवल की फॉर्म में भी हो सकते हैं, जैसे 3 से 4 तक की समस्त, जैसे 3 से 10 तक की हम बात करें, 3 से 10 तक की सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आप बनाइए। तो कैसे बनाएंगे, देखो 3 से 10 में तो देखो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, अनंत संख्याएं हैं, तो रोस्टर रूप तो लिख नहीं सकते। हाँ, एक तरीका है, x प्रकार के अवयव हैं, x एक वास्तविक संख्या है और x की वैल्यू 3 से 10 तक है। ये लीजिए, नियम रूप में हम यहां पर 3 से 10 तक की समस्त संख्याओं को लिख सकते हैं। अब देखो इस प्रकार जब कंटिन्यूटी में एक संख्या से दूसरी संख्या तक समस्त संख्याएं आ जाती है, समस्त वास्तविक संख्याएं आ जाती है, तो उन समुच्चयों को स्पेशली हम अंतराल के रूप में भी दर्शाते हैं। तो यहां पर देखो वही तो हमें सीखना है कि हम एक संख्या से दूसरी संख्या तक की समस्त संख्याओं को अंतराल के रूप में कैसे दर्शाएं, यही बात तो हमें सीखना है। तो उसके लिए देखो सबसे पहले हम संवृत अंतराल की बात करेंगे, क्लोज्ड इंटरवल। लिखें आप डेफिनेशन, लिखो, यदि a लेस देन b है तो a, b संवृत अंतराल कहलाता है। जिसे निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। देखो किस तरह से हम डिफाइन करें, किस तरह से परिभाषित करें, तो परिभाषा कितनी आसान है। देखो ये जो इंटरवल है a to b, तो यहां पर देखो a छोटा है और b बड़ा है। ध्यान रखना, अंतराल का पहला अवयव छोटा होता है दूसरे अवयव से, बराबर भी हो सकता है ना, लेकिन जब बराबर हो जाएंगे तो फिर वो अंतराल किस काम का, है ना, इसलिए कॉमन सी बात है, b बड़ा होता है, a छोटा होता है। अब देखो a से b तक की सभी संख्याएं आ जाती है, ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम a to b, तो a से b तक की समस्त वास्तविक संख्याएं इस अंतराल में आ जाती है। तो देखो यहाँ पर इसमें x प्रकार की वास्तविक संख्याएं हैं, है ना, इसमें x प्रकार के एलिमेंट होते हैं और x इज ए रियल नंबर और वैल्यू ऑफ x फ्रॉम a to b। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ली जाती है, ये होता है क्लोज्ड इंटरवल। a से b तक की समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय इस तरह से व्यक्त किया जाता है, जहां पर ये दोनों तरफ बड़ा कोष्टक लगाया जाता है, बिग ब्रैकेट, ठीक है, दोनों तरफ क्या होता है, बिग ब्रैकेट लगाया जाता है। अब देखो इसके बाद आता है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। विवृत अंतराल। देखो विवृत अंतराल क्या होता है उसको भी हमें समझना है। विवृत अंतराल, ओपन इंटरवल में क्या होता है, यहाँ बिग ब्रैकेट है तो वहाँ स्मॉल ब्रैकेट ले लेते हैं। देखो यहाँ स्मॉल ब्रैकेट बिग ब्रैकेट का भी एक मीनिंग है।
जब बिग ब्रैकेट होता है तो हम ए और बी को इंक्लूड कर लेते हैं, और जब स्मॉल होता है स्मॉल ब्रैकेट तो उसे हम एक्सक्लूड कर देते हैं, यानी हटा देते हैं। यहाँ ए और बी को शामिल कर लिया गया है, अब हम शामिल नहीं करेंगे। तो डेफिनेशन बिल्कुल सेम लिखें आप, यदि ए लेस देन बी है तो ये लीजिए, हम यहाँ छोटा कोष्टक लगाते हैं या बड़ा लगाते हैं, और बाकी सेम क्या कहलाता है, विवृत अंतराल कहलाता है, जिसे निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो देखो किस तरह से हम डिफाइन करें, थोड़ा सा हम स्पेस मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, ओपन इंटरवल की। देखो ओपन इंटरवल को हम इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट के साथ हम डिफाइन करते हैं। अब इस स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है ए और बी को हमने रिमूव कर दिया है, हटा दिया है, ए और बी शामिल नहीं है। तो यहाँ पर देखो किस तरह से डिफाइन करेंगे, इस समुच्चय में एक्स प्रकार के अवयव हैं, जहाँ पर एक्स एक वास्तविक संख्या है, एक्स बिलोंग्स टू आर, और एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू ए से बड़ी है और बी से छोटी है। अंतर आप स्पष्ट रूप में देख सकते हो, यहाँ ए और बी को शामिल किया गया है और यहाँ ए और बी को हटा दिया गया है। इसका मतलब है ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम ए टू बी, और इसका मतलब है ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ तो ए से बी तक की समस्त संख्याएं आ जाती है, और यहाँ ए तथा बी के मध्य की समस्त संख्याएं आ जाती है। सिंपल सी बात है, बड़ा कोष्टक आ जाता है शामिल कर लो, और छोटा कोष्टक आ जाता है तो उसे हटा दो। अब उसके बाद देखो हम बात करेंगे तीसरा रिजल्ट, सेमी क्लोज्ड या फिर सेमी ओपन। इंटरवल, अर्ध संवृत या अर्ध विवृत अंतराल। तो देखो यहां पर हमें यह समझना है, इस पर हमें चर्चा करनी है। देखो सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन, अर्ध संवृत और अर्ध विवृत, यहां पर आप देख सकते हो बड़ा कोष्टक आ जाता है तो उसे हम संवृत अंतराल कहते हैं, और छोटा आ जाता है तो विवृत। अब आधा तो संवृत लेना है और आधा विवृत लेना है, यानी एक तरफ तो बड़ा कोष्टक और दूसरी तरफ छोटा कोष्टक। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम देखो इसको डिफाइन करेंगे, है ना, आधा बड़ा है आधा छोटा है, इसलिए सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन। इसको आप सेमी क्लोज्ड भी कह सकते हो, अर्ध संवृत भी कह सकते हो, या फिर अर्ध विवृत भी कह सकते हो। और इस बार क्या करेंगे हम, इधर तो बना देंगे छोटा कोष्टक और इधर बना देंगे बड़ा कोष्टक। अब इसको किस तरह से डिफाइन करें, देखो एक्स प्रकार के अवयव हैं और एक्स एक ऐसी वास्तविक संख्या है, ऐसी वास्तविक संख्या है कि एक्स का मान ए और ए से बड़ा है, एक्स का मान ए और ए से बड़ा है लेकिन बी से छोटा है।
यहाँ बी को शामिल नहीं किया है क्योंकि बी पर छोटा कोष्टक है, ए को शामिल कर लिया है क्योंकि ए पर बड़ा कोष्टक है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर एक्स प्रकार के अवयव हैं और एक्स एक वास्तविक संख्या है, एक्स बिलोंग्स टू आर, और एक्स की वैल्यू क्या है, ए से बड़ी है और बी से छोटी है। तो यहाँ इन दोनों में देखो ए और बी के बीच की सारी वास्तविक संख्याएं तो आ गई, लेकिन कॉर्नर पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ए शामिल है बी शामिल नहीं है, और इसमें बी शामिल है और ए शामिल नहीं है। तो ये है देखो डेफिनेशन यहाँ पर अर्धसंवृत और अर्धविवृत अंतरालों की। अब देखो इनको वास्तविक संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएं, इन अंतरालों को वास्तविक संख्या रेखा पर। तो लिखो आप यहां पर वास्तविक संख्या रेखा पर अंतराल। देखो यहां चार प्रकार के अंतराल हमें देखने हैं, और ये चारों के चारों अंतराल हम किस पे देखेंगे, वास्तविक संख्या रेखा पर देखेंगे। और चार अंतराल हमने कौन से देखे थे, सबसे पहले देखा था हमने क्लोज्ड इंटरवल, उसके बाद देखा था हमने ओपन इंटरवल, उसके बाद ये वाला इंटरवल, और लास्ट में ये वाला इंटरवल। अब इनको हमें डिफाइन करना है, किस पे डिफाइन करना है, देखो थोड़ा सा और क्लियर लिख देता हूं। ये लीजिए, ये जितने भी इंटरवल है इन्हें हमें वास्तविक संख्या रेखा पर दर्शाना है। देखो कैसे दर्शाएं हम वास्तविक संख्या रेखा पर, ये रही रियल नंबर लाइन, वास्तविक संख्या रेखा, और इसके लिए यहां बना लेते हैं। उसके बाद देखो इसके लिए यहां बना लेते हैं, और लास्ट में यहां बना लेते हैं। ठीक है, छोटी बड़ी है कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा सा दोबारा बना लेते हैं। ये लीजिए, अब यहां पर देखिए ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, क्योंकि हमें ए से बी तक ही यहाँ पर रिजल्ट दर्शाने हैं, है ना। यहाँ पर देखो मैं ए लिख देता हूँ, और चलो इसमें एक काम और करते हैं हम, हमें इस तरह से यहाँ पर, क्योंकि ये एक वास्तविक संख्या रेखा पर जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं, कॉर्नर पॉइंट को हम किस तरह से देखो यहाँ पर डिफाइन करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। इस तरह के हम सिंबल लगाते हैं। अब यहाँ पर ये भी आप लिखें, ये वाला बिंदु ए है ना, ये इधर लिख देता हूँ, ये ए है और ये बी है, ए से बी तक की हम बात कर रहे हैं, और वैसे यहाँ लिखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, है ना। ये क्या है, ए, और ये क्या है, बी, ए और बी, है ना। जगह कम है तो साइड में लिख देता हूँ मैं, और वैसे आप समझ जाना ये ए वाला पॉइंट है और ये बी वाला पॉइंट, हम ए से बी की बात कर रहे हैं, है ना। और ये भी देखो ए से बी है, और यहाँ भी ए से लेकर बी तक की हम बात कर रहे हैं, और ए से लेकर बी तक की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो हम इसे किस तरह से समझें, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए से बी तक के मध्य की सभी संख्याएं, तो यहाँ ए से बी के बीच की जितनी भी संख्याएं हैं, ये सभी संख्याएं इस अंतराल में आ जाती है,
और यहाँ पर ए और बी पर बड़ा कोष्टक है, बड़े कोष्टक का मतलब होता है क्लोज्ड इंटरवल। तो यहाँ ये जो दोनों डॉट है इसे हम क्लोज्ड कर देंगे, यानी इसको भी हम कलरफुल बना देंगे इस तरह से। तो इसे भी आप कलरफुल बना दीजिए। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ए तथा बी दोनों शामिल कर लिए गए हैं। और इसी तरह से इसको भी कलरफुल बनाना है, ये लीजिए, यानी हमने ए और बी दोनों को शामिल कर लिया है। ए पर भी क्लोज्ड सर्कल है और बी पर भी क्लोज्ड सर्कल है, यानी ए और बी शामिल है। और बीच का तो देखो शामिल होता ही है, आप डेफिनेशन देख सकते हैं, ए और बी के बीच की संख्याएं इसमें भी है, इसमें भी है, और इन दोनों में भी ए और बी के बीच की संख्याएं आ जाती हैं। तो ये जो भी एल्जेब्रिक डेफिनेशन है, इनको हम वास्तविक संख्या रेखा पर हम व्यक्त कर रहे हैं। तो जहाँ शामिल होता है वहाँ क्लोज्ड कर देते हैं। इसके बाद हम फलन देखेंगे, फलनों के ग्राफ देखेंगे। तो एक ही वर्टिकल लाइन पर जब दो बिंदु आते हैं और एक बिंदु शामिल होता है लेकिन दूसरा बिंदु ग्राफ में शामिल नहीं होता है, तो फिर ऐसी कंडीशन में हम इस तरह के सर्कल लगाते हैं। जो बिंदु शामिल है उस पर तो इस तरह का क्लोज्ड सर्कल लगा देते हैं, और जो बिंदु शामिल नहीं है उस पर हम ओपन सर्कल बना देते हैं। तो यहाँ पर ये एक तरीका है व्यक्त करने का, है ना, कॉर्नर पॉइंट को प्रदर्शित करने का। अब यहाँ पर देखो ए और बी दोनों शामिल नहीं है, तो इसको हम ऐसा ही रहने देंगे, ओपन सर्कल। और यहाँ पर देखो ए शामिल है, तो ए शामिल है तो हम क्या करेंगे, देखो ए पे कलर कर देंगे इस तरह से। देखो कितना मज़ा आता है इस तरह जब हम पेंटिंग बनाते हैं। ये लीजिए, बी शामिल नहीं है तो बी को आप ऐसा ही रहने दीजिए। अब यहाँ पर हाँ, लेकिन ए और बी के बीच की सारी संख्याएं तो आ गई ना, तो इस तरह से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ए से बी तक की सारी संख्याएं ले लेंगे, परंतु ए और बी को शामिल नहीं करेंगे। यहाँ इसमें भी देखो ए को शामिल कर लिया और ए के बाद की सारी संख्याएं यहाँ पर शामिल की जा रही है, शामिल होती जा रही है। अब उसके बाद देखो यहाँ अगर हम बात करें तो ए शामिल नहीं है तो ओपन सर्कल रखेंगे, और बी पर बड़ा कोष्टक है यानी बी शामिल है, यानी बी पर क्लोज्ड इंटरवल आ गया। तो जहाँ क्लोज्ड इंटरवल आ जाता है तो उसे हम क्लोज्ड कर देते हैं। ये लीजिए। तो देखो वास्तविक संख्या रेखाओं पर हम अंतराल की परिभाषा को इस तरह से देखते हैं। हालांकि ये वही बात है ना, समझने का तरीका अलग है। हाँ, इनके बीच की संख्याएं तो सभी लेनी पड़ेगी। ये लीजिए, तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट डायग्राम का मतलब ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब क्या है, ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, है ना, ए और बी के बीच की, और इसमें ए से बी तक की, और इसमें ए और ए से बड़ी तथा बी से छोटी, और इसमें क्या होगा, ए से बड़ी तथा बी और बी से छोटी। तो देखो इस तरह से हम वास्तविक संख्याओं के जो अंतराल हैं उन अंतरालों को समझ सकते हैं। अब देखो इसके साथ ही यहाँ पर सेट थ्योरी की जितनी भी डेफिनेशंस है वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम हो या स्कूल लेक्चरशिप एग्ज़ाम या कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहां पर सेट थ्योरी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो उन सब के लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।